नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। आइए आज हम बात करते हैं, जैसा कि कल हमने बात किया था, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां होती हैं उसके बारे में बात किया था। पहली बोली जो होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, दूसरी बोली होती है ब्रज भाषा, तीसरी बोली होती है तीसरी बोली होती है कन्नौजी, चौथी बोली होती है बुंदेली और पांचवी बोली होती है हरियाणवी। ठीक है, इन पांचों के बारे में हमने डिटेल से कल बात कर लिया था। आज जो है हम बात करेंगे अगली उपभाषा। जो 5 उपभाषा में से कल एक उपभाषा पढ़े थे हम लोग, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरी जो उपभाषा है ये है पूर्वी हिंदी। ठीक है, आज हम इसी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप लोग जानते हैं, जो पहली बोली होती है वो होती है अवधी, दूसरी जो होती है बघेली और तीसरी जो होती है वो छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आइए देखते हैं हम पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो पहली बोली आएगी अवधि, इसका हम विस्तार से बात करते हैं। अवधी भाषा, जैसा कि अवधि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह भाषा अयोध्या के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती होगी। अयोध्या से ही अवधी बोली का विकास होता है। जैसे यहाँ पे आपको नोट्स में लिखा हुआ है कि अयोध्या का विकसित रूप अवध है तथा अवध या उसके आसपास के क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है या प्रयोग होती है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि अयोध्या के आसपास की बोले जाने वाली जो बोलियां होती है वो अवधी होती है। अब इसका अन्य नाम भी है। अवधी का अन्य नाम जो है कौशली है, कोसली है, पुरनी है तथा बैसवाड़ी है। ऐसे ही अवधि की उत्पत्ति की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार इसका जो है उत्पत्ति अर्धमागधी के अपभ्रंश से माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही बाबूराम सक्सेना के अनुसार, जो दूसरा मत है वो बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो है इसका उत्पत्ति जो है पाली से माना जाता है। किससे माना जाता है? पाली से माना जाता है। अब हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी बात तो कौन टाल सकता है। तो ये जो इनका जो मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो अवधी भाषा की उत्पत्ति होती है वो प्रकृति के विकसित रूप से मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी अवधी भाषा की उत्पत्ति प्रकृति के विकसित रूप से मानते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करें, जो इसका क्षेत्रफल है वो 40,000 वर्ग मील है। ठीक है, जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। अब हम देखते हैं इसका जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र इसके आएंगे लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच इत्यादि। ठीक है, अब इस बोली को जो है 3 भागों में रखा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अवधी भाषा को 3 भागों में रखा जाता है।
जैसे इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो पहला माना जाता है वो 10वीं शताब्दी से, ठीक है, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। अब 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो कि हिंदी का शुरुआत था, इसको एक प्रकार से निर्माण काल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा निर्माण काल, ये देखिए 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इसको निर्माण काल बोलते हैं। जो दूसरा माना जाता है, ठीक है, इसका 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक ये जो है मध्यकाल का समय माना जाता है हिंदी में, और इसे जो है हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। ऐसे ही 17वीं शताब्दी से अब तक जो तीसरा जो है इसका उत्पत्ति माना जाता है कि इसका विकास इतने समय में हुआ कि 17वीं शताब्दी से आधुनिक काल तक, यानी अब तक माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे या के स्थान पर आ पाठ मिलता है, मतलब या के स्थान पर आ पढ़ने को मिलता है। जैसे छुवत को छुवत हो जाए, इसमें जो है वा के स्थान पर एक प्रकार से देखा जाए तो आ का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका छुवत का जो है ये एग्जाम्पल है आपका छुवत का जो है छुवत होता है। ऐसे ही ए का ए और औ को आई और औ में लिखते हैं, ठीक है। ए और औ को आई और औ में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे का क्या होगा, जैसे होगा। जैसे का क्या होगा, जैसे होगा। ऐसे ही और का क्या होगा, और होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि ए का प्रयोग है, ये ए का प्रयोग यहाँ पे है तो जैसे का जैसे है, ठीक है, और का और हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे लक्ष्मण हो गया। लक्ष्मण को अगर हम देखेंगे यहाँ पे अवधी भाषा में अगर लिखेंगे तो लक्ष्मण लिखेंगे, ठीक है, ये लक्ष्मण लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग हुआ है। अब ये रही हमारी अवधी भाषा, ठीक है। इसकी जो दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा हम देखते हैं बघेली, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है वो बघेली मानी जाती है। बघेली का एक और नाम भी है जिसे हम लोग रिवाई कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, रिवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बोली रीवा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा भी है कि रीवा तथा उसके आसपास के क्षेत्र में क्या था कि रीवा के आसपास क्षेत्रों में जो बघेल राजपूत थे उनका दबदबा था या एक समय में कब्जा था। ऐसे ही लिखा हुआ है कि रीवा तथा उसके आसपास के क्षेत्र बघेल राजपूतों के कारण बघेल खंड कहलाता है, ठीक है। और इसी से जो है बघेली बोली की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं। इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी के अपभ्रंश से मानी जाती है। जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की जो तीनों बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन सबका जो है उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है, जैसे कि हमने बताया कि बघेली को रिवाई भी कहते हैं, और रिवाई शब्द जो है रीवा से लिया गया है और रीवा के आसपास बोले जाने वाले, जाहिर सी बात है इसका जो क्षेत्र होगा रीवा अथवा रीवा के आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक है। जैसे पहला जो है इसका क्षेत्र रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर इत्यादि इसके क्षेत्र आते हैं। अब हम
दूसरी बोली के बाद तीसरी बोली पर चलते हैं। इसकी जो पहले विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पहली जो इसकी जो विशेषताएं हैं, ई और ए के स्थान पर या और उ का प्रयोग मिलता है। ठीक है, या तथा उ और ओ के स्थान पर वा आदेश होता है। जैसे खेत, अब खेत का क्या होगा? ख्यात होगा। ठीक है, ऐसे ही तुमरे का क्या होगा? त्वारे होगा। अब जैसे यहाँ की आपने देख रखा है कि वा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, वा के स्थान पर वा का प्रयोग होता है। जैसे आवा होता है, आवा का क्या हो जाएगा? आबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो तीसरी सबसे प्रसिद्ध बोलियां हैं, उसमें से आती है छत्तीसगढ़ी। आइए छत्तीसगढ़ी के बारे में हम बात करते हैं। अब थोड़ा इतिहास के बारे में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि चेदी वंश के आधार पर, ठीक है, चेदी वंश के आधार पर चेदी सगड़ बना, फिर छत्तीसगढ़ बना। मतलब चेदी सगड़ से जो है छत्तीसगढ़ बना, और यहाँ की जो बोली हुई वो क्या कहलाई? वो छत्तीसगढ़ी कहलाई। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी बताया ही था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियों की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से होती है। ठीक है, तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ी की भी उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में मानी जाती है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव इत्यादि। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं में ए, ओ का ऐ और औ रूप होता है। जैसे बैल का क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। जौन का क्या हो जाएगा? जौन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ए के स्थान पर उ का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे इनमें शब्दों के मध्य में ड़ा ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का, लड़का का क्या होगा? अब यहाँ ड़ा का लोप होगा, तो लोप होगा, लड़का का क्या हो जाएगा? लइका। वैसे ही सा के स्थान पर छ का प्रयोग होता है या पढ़ने को मिलता है, पाठ होता है। ऐसे ही जैसे सीता है, तो सीता का क्या हो जाता है? चीता। ठीक है, और ऐसे ही सात का क्या हो जाएगा? छात। ठीक, तो इसमें जो है, अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत हमने 3 पढ़ा, अभी जैसा कि आपने पढ़ा ही था। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे जो तीसरी सबसे बड़ी हिंदी की उपभाषा है, जैसे पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी से ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में या पहाड़ों के आसपास की जो बोले जाने वाली बोलियां होंगी वो पहाड़ी हिंदी होगी। पहाड़ी हिंदी को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरा जो है मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी में हम जो है पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं।
ठीक है, और इसका क्षेत्र क्या होता है और इसको कहाँ कहाँ बोला जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, जौनसर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, पहाड़ी, सुकेती, बघाली इत्यादि जो है पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र लगभग इसमें जो है बोलियों की बात करें तो बोलियां जो लगभग इसकी है, इसकी 62 उपबोलियां आती हैं। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत कुल 62 उपबोलियां आती है, ऐसा माना जाता है। अब आते हैं हम मध्यवर्ती पहाड़ी। इसमें ज्यादा इसकी जो विशेषताएं हैं बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको आगे करके अब दूसरी इसकी जो बोलियां हैं मध्यवर्ती पहाड़ी, इसके इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब पहाड़ों के आसपास कई क्षेत्र हैं, कई जिले हैं। कहीं पे पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है तो कहीं पे मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है। ठीक है, अब मध्यवर्ती पर जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि जो है पश्चिमी पहाड़ी में कौन कौन से क्षेत्र में पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि मध्यवर्ती पहाड़ी में कौन कौन से क्षेत्र में मध्यवर्ती पहाड़ी बोली बोली जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गढ़वाल, गढ़वाल के नाम के आधार पर यह बोली गढ़वाली कहलाती है। इसमें दो क्षेत्र हैं, जैसे पहले नंबर पर एक बोली आती है गढ़वाली और दूसरा आता है कुमाऊनी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो आती है, दो बोलियां आती हैं। एक होता है गढ़वाली, ठीक है, और दूसरी जो होती है कुमाऊनी। ठीक, पहली जो मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत जो पहली होती है, पहली बोली, वो गढ़वाली कहलाती है। जो दूसरी बोली होती है वो कुमाऊनी कहलाती है। इसी प्रकार जब हम गढ़वाली की बात करेंगे, गढ़वाली बोली से ऐसा लगता है कि यह बोली गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती होगी। ठीक है, अब यही लिखा है यहाँ पे भी गढ़वाल के नाम के आधार पर यह बोली गढ़वाली कहलाती है। ठीक है, इसका क्षेत्र जब देखेंगे तो इसका क्षेत्र टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, सहारनपुर का उत्तरी भाग जो कहलाता है बिजनौर, यहाँ पे गढ़वाली बोली जाती है। अब गढ़वाली पढ़ लिया तो कुमाऊनी भी देख लीजिए। इसकी विशेषताएं देखते हैं गढ़वाली की। न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है। जैसे पहला है, जैसे बहन को ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग होता है। ऐसे ही जो गढ़वाली बोली में बहन को क्या बोलेंगे हम, वैड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसी के अंतर्गत, ठीक, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो मध्यवर्ती यहां से देखेंगे हम, ठीक, पहाड़ी मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत जो अभी आपने पढ़ा कि गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है, तो गढ़वाली हमने पढ़ा, इसकी विशेषताएं भी देख लिया। अब कुमाऊनी की बात करते हैं। कुमाऊनी देखते हैं। कुमाऊनी उत्तर कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बोली जाती है। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि कुमाऊनी बोली कुमाऊं मंडल के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें बोली जाती होंगी। ठीक है, अब इसका जो इस पर जो है राजस्थानी का विशेष प्रभाव माना जाता है। ठीक है, जैसे कुमाऊनी बोली पर
अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसकी विशेषताएं जो है, ए ओ के स्थान पर या वा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे चेला। ठीक, चेला का क्या हो जाएगा? चैला हो जाएगा। ऐसे ही बोझा का क्या हो जाएगा? बोआझा हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें? जो हमने टोटल पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, इसमें इसमें पहाड़ी के अंतर्गत हमने दो पढ़ा, दो बोली पढ़ा। पहला क्या है? पश्चिमी पहाड़ी। दूसरा क्या पढ़ा हमने? मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी पढ़ा। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत हमने दो पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? गढ़वाली बोली पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा हमने? कुमाऊनी बोली पढ़ा। ठीक है, ये जो था हमारा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब हम बिहारी हिंदी की बात करें। ठीक है, बिहार का ऐसा माना जाता है, बिहार जो है इसमें बौद्ध बिहारों की अधिकता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो है इस क्षेत्र को हम बिहार कहते हैं। ठीक है, बिहार यह बिहार का विकृत रूप ही है। बिहार की जो है तीन प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं। बिहार में तीन प्रमुख बोलियां बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल तीन बोलियां आती है। पहला नाम है भोजपुरी, दूसरा नाम है मैथिली और तीसरा नाम जो होता है वो मगही आता है। आइए हम जो इसकी पहली बिहारी उपभाषा के अंतर्गत जो पहली बोली आती है भोजपुरी, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, भोजपुरी से ऐसा माना जाता है कि भोजपुर के आसपास की जो बोली रही होगी वो भोजपुरी कहलाती होगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजपुर कस्बे के आधार पर भोजपुरी का नामकरण हुआ। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि भोजपुरी भोजपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बोली जाती होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजपुरी कस्बे के ही आधार पर जो है भोजपुरी का नामकरण हुआ है। ठीक है, अब बोली के संदर्भ में देखें तो बोली के संदर्भ में इसका प्रयोग कैसे हुआ है? बोली के संदर्भ में इस नाम का जो है सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया था वो अंग्रेजी विद्वान रेमंड ने किया था। कब किया था? 1789 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति माने, इसकी उत्पत्ति जो है मगधी के अपभ्रंश से ही हुआ है। यानी जो भोज जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली तीनों बोलियां जैसे भोजपुरी, मैथिली और मगही, इन तीनों की जो उत्पत्ति होगी वो जो है मागधी से ही माना जाएगा। ठीक है, अब हिंदी प्रदेश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो बोली होती है वो भोजपुरी ही कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही पूर्वोत्तर यूपी में अगर देखा जाए, जैसे कि पूर्वी यूपी से लेके बिहार के बॉर्डर तक अगर देखा जाए, जैसे जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, ठीक है, इत्यादि इस जगहों पे जो है अधिक बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है जब इतने क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। इसलिए इसका क्षेत्रफल जो 50,000 वर्ग मील माना जाता है। ठीक है, और जनसंख्या लगभग 2 करोड़ मानी जाती है।
इसका क्षेत्र जैसे हमने बताया कि पूर्वोत्तर यूपी होगा। पूर्वोत्तर यूपी के आसपास के जितने भी जिले पाए जाते हैं सब में ये भोजपुरी बोली जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर इत्यादि। ठीक है। और भोजपुरी सिर्फ यहाँ पूर्वोत्तर यूपी में भी नहीं बोली जाती है बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है। विदेशों में कई जगह बोली जाती है, जैसे फिजी, मॉरिशस, युगाना में भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। जो इसकी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बोली होती है, ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो दूसरी बोली होती है वो मगही होती है। मगही के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो जैसा कि मगही से ही लग रहा है कि यह बोली मगध के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती रही होंगी। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, मगह का ही परिवर्तित रूप मगध है। मगह का ही परिवर्तित रूप मगध है और मगध से ही मगही बोली की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियां मागधी अपभ्रंश से ही मतलब उत्पत्ति मानी जाती है। इसका भी उत्पत्ति जो है, मगही की भी उत्पत्ति जो है मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल इसका 20,000 जनसंख्या है लगभग इसका, और 70 मतलब 20,000 एकड़ में जो है ये बोली जाती है। इसकी जो जनसंख्या है ये 20 लाख है। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं, ये प्रमुख क्षेत्र जो है इसके प्रमुख क्षेत्र जो है पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे जो बात करते हैं, हम मैथिली की बात करते हैं। मैथिली जो है भोजपुरी के अंतर्गत आने वाली जो है सबसे बड़ी बोलियां मानी जाती है। लेकिन जैसे मैथिली नाम से ही पता चल रहा है, यह जो है मैथिली नगरी के आसपास की बोले जाने वाली बोली मैथिली ही होगी। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि बोली मिथिला प्रदेश की बोली मैथिली कहलाती है, यानी जो मिथिला का क्षेत्र था या मिथिला के आसपास का क्षेत्र था वो क्या कहलाता है, मैथिली बोली के अंतर्गत आता है, या वहाँ पे मैथिली बोली बोली जाती है। ऐसे ही इसका क्षेत्र देखेंगे, इसका क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि इसके क्षेत्र हैं। एक जो सबसे आखिरी बोली बचती है, ये जो है सबसे आखिरी उपभाषा बचती है, उसके बारे में बात करें। जैसा कि अभी हम बिहारी हिंदी पढ़ रहे थे, ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमने 3 बोलियां पढ़ा। 3 बोलियों में सबसे पहले हमने पढ़ा भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी पढ़ा। दूसरी जो है, दूसरी में पढ़ा हमने मगही। ठीक है, मगही पढ़ा। अब तीसरी जो पढ़ रहे थे हमने, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथिली पढ़ा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में कुल 4 भाषाएं पाई जाती हैं। उनमें से जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है। इसमें जो राजस्थानी भाषा में 4 उप बोलियां में पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी बोलियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। जैसा कि राजस्थानी हिंदी, इसका नामकरण जो है अधोतन सूरी ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोतन सूरी ने मरु प्रदेश, इसको जो है राजस्थानी हिंदी को जो है एक प्रकार से मरु प्रदेश भी कहा जाता है। यह जो है राजस्थानी भाषा कुवलयमाला, ठीक है, 8वीं शताब्दी में मरु भाषा के नाम से संबंधित है। ठीक है। जैसा कि इसका माना जाता है, राजा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। और कहाँ किया था? सबसे पहले उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। कब किया था? 1910 ईस्वी में किया था। ठीक है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग, ठीक है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था।
कहाँ किया था? उनकी एक किताब थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और कब किया था? 1910 में किया था। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति के बारे में कुल 4 जो है भाषा वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। सबसे पहले एलपी एलपी टिस्टिटोरी की बात करें तो, और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इसकी जो उत्पत्ति माना जाता है, इसकी उत्पत्ति जो है शोरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। और ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम अग्रवाल के अनुसार, ठीक है, इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से माना जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाता है। और एस के मुंशी एवं मोतीलाल मिनरिया के अनुसार इसका जो उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम विशेष तथ्य के बारे में बात करें, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा, इसमें ग्रियर्सन के अनुसार जो है टोटल राजस्थानी उपभाषा में जो उपबोलियां हैं, क्या है? ग्रियर्सन के अनुसार इसमें टोटल 72 बोलियां पाई जाती हैं। कितनी बोलियां पाई जाती हैं? 72 बोलियां पाई जाती हैं। इसका जो क्षेत्र माना जाता है वो पूरा राजस्थान ही माना जाता है, जैसे संपूर्ण राजस्थान। ठीक है, भारत का उत्तरी एवं भारत का उत्तरी और पश्चिमी भाग भी मानते हैं, और पाकिस्तान के कुछ पूर्वी जिले भी आते हैं। ऐसे ही इसके अंतर्गत जो है पाकिस्तान के कुछ पूर्वी जिले भी आते हैं, भारत का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग भी आता है, और राजस्थान का संपूर्ण प्रदेश भी आता है। इसके विकास क्रम के बारे में बात करें, राजस्थानी का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। राजस्थानी बोली का जो है आरंभ कब से माना जाता है? 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 16वीं शताब्दी में यह गुजराती से पूर्णतः अलग हो गई। क्या हुआ? 16वीं शताब्दी में गुजराती से पूर्णतः अलग हो गई। खत्म हो। इस भाषा का जब वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन पास हो गया। इसके विकास क्रम के बारे में बात करें तो इसको जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? गुर्जर राजस्थानी, जो 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है तक माना जाता है। ऐसे ही जो दूसरे नंबर पर आता है वह प्राचीन राजस्थानी होता है, जो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ऐसे ही जब तीसरे नंबर पर आता है मध्य राजस्थानी, इसको जो है 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। और चौथे नंबर पर आता है अर्वाचीन राजस्थानी, जो 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक माना जाता है। ठीक है, इसके वर्गीकरण के बारे में बात करें तो इसका वर्गीकरण सबसे पहले जो भाषा वैज्ञानिक, क्या नाम था यहाँ? ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन अथवा अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, ग्रियर्सन के अनुसार, ग्रियर्सन ने जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया, इनका जो वर्गीकरण हम देखेंगे क्योंकि इनका वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रियर्सन जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो है यानी पहले लेखक या शुरुआती के लेखक माने जाते हैं, इसलिए जो है इनका मत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनके अनुसार जो है जो इनका जो है वर्गीकरण किए थे, पहला पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी एवं उसकी 39 उपबोलियां आती हैं। ठीक है, पहला जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था वर्गीकरण, इसमें पश्चिमी राजस्थानी तथा मारवाड़ी के आसपास 39 बोलियां बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मेवाती एवं आहिरवाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाली एवं उसकी उपबोलियां बोली जाती है। चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मालवी एवं रागड़ी भाषा आती है। 5वें नंबर पर बोला जाता है दक्षिणी राजस्थानी, जिसमें निमाड़ी भाषा देखने को मिलता है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं
ठीक है, देख लिया होगा। ऐसे ही अब पश्चिमी राजस्थानी के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थानी को एक नाम से और भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है? मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी की अब मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति जो है गुर्जर अपभ्रंश से माना जाता है। इसका जो आरंभ था, जैसा कि अभी ग्रेजुएशन का वर्गीकरण में हमने बताया था, इसका जो काल था, जो है आरंभ था या आरंभ काल था या काल था, इसका जो 8वीं शताब्दी में माना जाता है। इसका जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, ठीक है, वो कुवलयमाला में जो है अद्योतन सूरी द्वारा लिखी हुई 835 ईस्वी में माना जाता है। मारवाड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो जिन्होंने किया था वो ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आप बोलेंगे ग्रियर्सन ने किया था। ऐसे ही तो देखेंगे कि राजस्थानी की सबसे जो प्राचीन एवं खड़ी बोली है, राजस्थानी जो पश्चिमी राजस्थानी है, ठीक है, जिसको हम मारवाड़ी भी कहते हैं, ये राजस्थानी की सबसे प्राचीन एवं बड़ी बोली मानी जाती है। ठीक, अब राजस्थानी की सबसे मानक बोली मानी जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थानी, यहाँ पे जो है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी राजस्थान की सबसे मानक बोली मानी जाती है। इसका साहित्यिक रूप जो है डिंगल कहलाता है। आप लोगों ने हिंदी बोली में सुना होगा कि डिंगल और डिंगल। ठीक है, इसकी दो बोलियां होती हैं, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत जो है इसका जो साहित्यिक रूप हुआ वो क्या हुआ? डिंगल कहलाता है। ठीक है, अब इसका आगे देखेंगे, इसमें इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र कौन कौन सा था? जोधपुर, सीकर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, सिरोही, ठीक है, जैसलमेर, दक्षिणी पंजाब और इसकी जो उपबोलियां मेवाड़ी हुई, वागड़ी हुई, शेखावटी हुई, बीकानेर हुई, खैराडी हुई, नागौर हुई, फुलबाड़ी हुई, बद्देश्वरी हुई, मेवाड़ी हुई, इत्यादि जो इसकी उपबोलियां हुई। ठीक है, अब इसका जो, जैसा कि अभी हमने देखा था कि मारवाड़ी जो पश्चिमी उपभाषा का प्रयोग जो है, राजस्थानी पश्चिमी उपभाषा का प्रयोग जो है साहित्यिक रूप से हुआ था, जैसा कि अभी उसमें आपने डिंगल के बारे में सुना। इसमें जो है मारवाड़ी भाषा में प्रचुर मात्रा में गद्य एवं पद्य साहित्य जो है उपलब्ध है। जैसे साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य जो है मारवाड़ी भाषा में उपलब्ध है। जैसे एक प्रसिद्ध साहित्य रासो साहित्य, ठीक है, जैसा कि रासो साहित्य में जो है मारवाड़ी भाषा का प्रचुर मात्रा में जो है प्रयोग मिलता है, या रासो साहित्य जो है मारवाड़ी भाषा में भी मिलता है। ऐसे ही जैन साहित्य भी मारवाड़ी भाषा में मिलता है। ऐसे ही रजिया रा सोरठा भी किसमें मिलता है? ये भी मारवाड़ी में मिलता है। ठीक है, और सबसे जो प्रसिद्ध रचना, ये भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी भाषा में भी और हिंदी साहित्य में भी, ढोला मारूरा दुहा। ठीक है, ये जो है प्रसिद्ध रचना है, ये भी जो है क्या है? मारवाड़ी में देखने को मिलती है। ठीक है, मारवाड़ी की सबसे प्राचीन एवं प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो आप उत्तर देंगे भट्टेश्वरी बाहुबली राज जो है, जिसे सालभद्र सूरी ने लिखा था। कब लिखा था? 1184 ईस्वी में लिखा था। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि मारवाड़ी की सबसे प्राचीन एवं प्रथम रचना भारतेश्वरी बाहुबली राज, जिसे जो है सालभद्र सूरी ने कब लिखा था? 1184 में लिखा था। दोस्तों, आज की जो क्लास थी हिंदी एवं भाषा का उद्भव और विकास, आज जो है इसका जो कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कल जो हम बात करेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो पूछे गए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल इस पे हम बात करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।